हाय गाइस, वेलकम बैक जेकोटेक सोल्यूशन। मैं हूं ज्योति और आज का टॉपिक है अपना वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जो इसकी पहले वीडियो अपलोड किए थे उसमें सारा इंट्रोडक्शन था कि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, और कई सारे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम थे जिनका मैंने पर्टिकुलर एक अलग अलग वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की प्लेलिस्ट है उसमें भी पड़ा हुआ है। तो गाइज मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है कि आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें मैं बेसिक इंट्रो बताऊंगी कि क्या होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए गाइज, पहले मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करूँ। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो गाइस ये आपका सिंपल डायग्राम है यहाँ पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में है कि आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और जो सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन साइकिल है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। कोई भी इसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है, चाहे वेपर कंप्रेशन सिस्टम हो या हमारा सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन साइकिल है। तो गाइस इसमें 4 कंपोनेंट है, 4 पार्ट है जो मेन कंपोनेंट है आपका, जिनकी वजह से हमारा वर्क होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। फर्स्ट हमारा कंप्रेसर, तो इसको हमने 1 to 2 बोला हुआ है। ठीक है, 1 to 2 प्रोसेस इसको हम बोलेंगे। सेकेंड है हमारा जो कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 to 3। ठीक है, उसके बाद हमारा थ्रोटलिंग वाल्व हो जाता है 3 to 4 एंड 4 to 1 हमारा फिर से ये इवेपोरेटर में आ जाता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, तो मैंने यहाँ पे चारों कंपोनेंट बताए हुए हैं आपको, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग वाल्व एंड इवेपोरेटर। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कंडेंसर से क्या होता है, हमारा जो भी एयर है या तो ये कहाँ जाएगी, हमारी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इवेपोरेटर क्या करता है, आपका बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके बॉडी को कूल करता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ हीट शो कर रहा है। तो ये आपके कंपोनेंट हो गए। अब इनमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किस तरीके से इन कंपोनेंट को डिफाइन किया गया, तो गाइस सबको पता है कि इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड थ्रोटलिंग वाल्व, ये हम सारी चीज़ें, क्योंकि थर्ड ईयर का है ये, बीटेक थर्ड ईयर का, तो ये चीज़ें हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ी थी और हमने थर्मो में भी पढ़ा है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, तो थोड़ा सबको ओवरव्यू पता होगा। तो मैं यहाँ पे बस डेफिनेशन बताऊंगी और वन की वर्किंग बताऊंगी। तो इसमें अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन में क्या क्या यूज़ है वो मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, जो हमारा कंप्रेसर के अंदर होता है, तो हमने जो पहले भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े थे, जो हमारा कंप्रेसर के अंदर प्रोसेस होता है उसको हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन बोलते हैं, या हम उसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा इस सिस्टम में, क्योंकि ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है प्रोसेस 2 to 3, जहाँ कंडेंसर में होता है जो आपका प्रोसेस 2 to 3। ये कौन सा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज लग रही होंगी, सिमिलर है भी क्योंकि कंपोनेंट वही है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस आपका आता है यहाँ पे प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4। ठीक है, इस प्रोसेस को हम या तो थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलेंगे या हम इसको आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोलेंगे इसको, थ्रोटलिंग और आइसेंथैल्पिक और हमारा प्रोसेस जो 4 to 1 है उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस 4 to 1। इस प्रोसेस को बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन या हीट एडिशन। ठीक है,
तो एक चीज़ आपने देखा होगा, जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही हो रहे हैं हमारे जो एयर कंप्रेशन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही हो रहे हैं, कंपोनेंट वही हो रहे हैं, बस यहाँ क्या है, प्रोसेस का तरीका चेंज है। तो अब हम आते हैं इसमें कौन कौन से मेन पार्ट हैं। उसके पहले हम ये बताएं कि हमें कहाँ पे हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट या जो डिज़ायर्ड इफेक्ट हमें मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, इस जगह पे हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब इनका हम प्रोसेस बता दें, फिर उसके बाद हम कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ आपको देखे हुए लग रहे होंगे, जो थर्मो में पढ़ा होगा, जहाँ पे हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे चीज़ देखी होगी, ठीक है। डोम टाइप डायग्राम होता है टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में, और ये प्रेशर एंड एंथैल्पी, पी से प्रेशर, एस एंथैल्पी, एस एंट्रोपी एंड टी दी टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम टी एस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा था, हमारा टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा था, राइज हो रहा था, और प्रेशर भी हमारा राइज हो रहा था, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा 1 to 2, ठीक है, 1, यहाँ पर 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हाथ से बना रही, थोड़ा बहुत हिल सकता है। तो प्रोसेस 1 to 2 हो गया था। नेक्स्ट आपका प्रोसेस 2 to 3 थी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे ये डोम बना होता है तो इसके बाहर जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है वो हमारी थोड़ी सी इस तरीके से शो होती है, ठीक है, और जो डोम के अंदर होती है वो लाइन हमारी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन शो करती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन इसको शो करती है। तो जो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन था, प्रोसेस 2 to 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 का थ्रोटलिंग है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। तो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट होगी, इसमें अभी शो करके बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, हल्की सी, ठीक है, टेम्परेचर आपका डाउन करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो फिर मैंने बोला डोम के अंदर है तो स्ट्रेट लाइन जाएगी आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे, ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया, ये 1। तो टीएस डायग्राम आई होप क्लियर हो गया है। तो एक चीज़ ये आपकी क्या होता है, क्यू रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। ये रिजेक्शन शो कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, बाकी आपको दो मालूम ही है, 1 to 2 हमारा कंप्रेशन हो रहा है, और 3 to 4 हमारा क्या हो रहा है, एंथैल्पिक एक्सपेंशन। तो अब हम इस डायग्राम में आते हैं, पीएच डायग्राम में। तो इसमें भी हमारा सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कुछ। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में एक पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट 1, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे ये 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, इट मीन्स हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक टिल्ट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये प्रोसेस हमारा 2 हो गया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, थर्मो में पढ़ी होंगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो अब हमारा आता है 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे तो प्रेशर की लाइन कांस्टेंट ही हो जाएगी, 2 to 3 आपका ये हो गया। नेक्स्ट आता है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, तो इसकी, तो ये आपका 3 to 4 हो गया, यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। 4 to 1 क्या, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, फिर आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपके शो हो गए। तो ये प्रोसेस क्या क्या शो कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका ये कंप्रेशन प्रोसेस था, दूसरा कंप्रेशन प्रोसेस था, दूसरा ये कंडेंसेशन प्रोसेस था, ठीक है, तीसरा आपका ये एक्सपेंशन प्रोसेस था, और फोर्थ आपका क्या है, फिर से ये इवेपोरेशन प्रोसेस था, इवेपोरेशन प्रोसेस। तो ये आई होप डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अब हम चलते हैं कि जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं उनकी वर्किंग को किस तरीके से हम शो करेंगे। एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी हम डिवाइस ओपन सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं स्टेडी फ्लो कंडीशन के अंदर, तो वहाँ हर जगह पे क्या होगी, हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी अप्लाई होगी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अब किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमारा कंप्रेसर, फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा कंप्रेसर, जो ये आपको दिख रहा है 1 to 2, डिट्टो हम इतना ही डायग्राम वहाँ पे बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे, वन साइड में भी
तो टू साइड में। तो हमारे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, तो हम न्यूमेरिकल पार्ट बताएं उसके पहले हम कंप्रेसर को बता देते क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में। तो कंप्रेसर क्या करता है, जो भी हमारा इवेपोरेटर से यहाँ पे जो भी रेफ्रिजरेंट आते हैं, लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट या वेपर रेफ्रिजरेंट आते हैं, उनको ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और ये सप्लाई करेगा कंडेंसर में, बस इतना ही है। जो आपका ये कंप्रेसर का काम है, ये यूज़ होगा एक प्रेशर डेवलपर की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, प्रेशर डेवलपर की तरह, प्रेशर डेवलपर की तरह हम इसको कंप्रेसर को यूज़ करेंगे। अब आते हैं इक्वेशन पे। तो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, H1 प्लस C1 स्क्वायर पढ़ी होगी सभी ने, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z1G प्लस Q, ठीक है। इधर चलेंगे 2 में, H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z2G प्लस W, ठीक है। ये क्या सब पता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम जिसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ना कोई ये हाइट है, ठीक है, Z1 है डायरेक्ट सेंटर से, तो ना पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू आएगी इंथैल्पी के टर्म्स में आएगी, तो आ जाएगी H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस W, ठीक है। तो W हमारा क्या होगा, कंप्रेसर पे हमारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो हीट क्या होगी यहाँ पे नेग्लेक्टेड होगी या जीरो होगी। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हमारा H1 माइनस H2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़, हम इंथैल्पी हमारी 2 वाली ज़्यादा होगी क्योंकि कंप्रेस होकर यहाँ पे आ रही है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे H2 माइनस H1, ठीक है। तो जो वर्क डन आएगा टोटल आपका, इधर हम लिख दे रहे हैं माइनस W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। तो जो वर्क इनपुट निकालेंगे हमारा यहाँ पे वर्क इनपुट, तो वो आ जाएगा आपका एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 1। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा चलते हैं कंडेंसर की तरफ, सेकेंड जो था। तो हम पहले जान ले थ्योरेटिकल फॉर्म में कंडेंसर क्या होता है, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर की तरह पे काम करता है, जो हमारे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर को कूल करेगा और इसको क्या करेगा, इसके दोनों प्रेशर एंड टेम्परेचर को लो करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ एज हीट एक्सचेंजर या यूज्ड एट हीट एक्सचेंजर की तरह पे काम करेंगे। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे आते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम वैसा ही है। तो कंडेंसर है 2 से 3 प्रोसेस शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो क्या वैल्यूज आएंगी आपकी, सेम वैसी जैसे फर्स्ट में आई थी, H1 प्लस सॉरी यहाँ पे 2 है, H2 प्लस C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z2G प्लस Q इज इक्वल टू H3 प्लस C3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z3G प्लस W, ठीक है। तो हमारा कंडेंसर है, तो यहाँ पे भी सिमिलर वही सारी चीज़ें हो जाएंगी, बचेगा केवल आपका एंथैल्पी प्लस हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट 3 प्लस वर्क डन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कंडेंसर में हमारा वर्क डन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्ट की जाती है। तो किस टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हीट की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका Q आएगा वो हमारा हो जाएगा H3 माइनस H2, ठीक है। तो Q H2 माइनस H3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये Q हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस Q H2 माइनस H3। तो ये जो Q R आपकी हीट रिजेक्टेड निकल के आएगी, वो हमारी निकल के आएगी H2 माइनस H3, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है, माइनस साइन रिजेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे,
ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो आपके कंडेंसर का पर्पस होता है केवल हीट रिजेक्शन होता है, कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। पर्पस इज ओनली हीट रिजेक्शन। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया स्टार बना के कि जो कंडेंसर का पर्पस होता है वो ओनली हीट रिजेक्शन होता है, वर्क नहीं होता है। तो जो आपका थ्रोटलिंग डिवाइस है ये प्रेशर जो आपका रिलीजर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? वर्क एज प्रेशर रिलीजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर को क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा वेरी लो, ठीक है, वेरी लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सिमिलर वही डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे जो हमने बाकी दोनों में बनाया था। तो जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व था कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। ये आपका 3 था, ये आपका 4 हो गया। यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे वही अपनी एक बढ़िया सी इक्वेशन, ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, S3 प्लस C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z3G प्लस क्या आएगा Q इज इक्वल टू H4 प्लस C4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z4G प्लस W। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो हमारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे ना वर्क मिलता है ना हीट मिलती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो क्या है, इस प्रोसेस में ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस था, इट मीन्स हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट थी। तो इसको इस तरीके ये सारी चीज़ें जीरो ही रहेंगी हर जगह पे। तो S3 प्लस Q इज इक्वल टू H4 प्लस W, ठीक है, इनका भी कोई रोल नहीं है, तो हमारी H3 क्या हो जाएगी, H4 के बराबर हो जाएगी। और एक चीज़ बताएंगे, जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वहाँ पे S3 इज इक्वल टू HF3, क्योंकि जो आपका फ्लूइड, एक चीज़ यहीं पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ, डायग्राम कहाँ गया, इसको H3 जो है आपका यहाँ पे, ठीक, H4 को HF3 क्यों बोला गया, क्योंकि डोम पे यहाँ पे फ्लूइड साइड होती है, आपकी फ्लूइड साइड होती है या आपकी वेपर साइड होती है। तो यहाँ पे H4 को इज इक्वल टू H3 है, इसलिए HF3 यानी फ्लूइड साइड पे जो यहाँ पे S3 को HF3 लिख सकते हैं, और कांस्टेंट है, दोनों चीज़ सेम है, तो H4 को हम HF3 लिख देंगे, इसलिए न्यूमेरिकल में चीज़ जरूर आती है। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और हमारा सिंपल एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, इवेपोरेटर, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती है और जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हम सारी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो सारी डिज़ाइनिंग किस बेस पे होती है, हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जो वहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस तरीके से हमारा प्रोसेस शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही अपनी बढ़िया सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले बता दें कि इवेपोरेटर होता क्या है। इवेपोरेटर भी हमारा एक्ट एज हीट एक्सचेंजर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका भी काम क्या है, ये हमारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो भी हमारा सिस्टम होगा या बॉडी होगा, और उसको कन्वर्ट कर देगा, जो सिस्टम होगा वेरी लो टेम्परेचर और प्रेशर में, ठीक है। तो ये हमारा इवेपोरेटर होगा। फिर आते हैं बढ़िया सी इक्वेशन पे, जो हमारी बहुत अच्छी सी इक्वेशन है। क्या है वो इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है वो हमारा है H4 प्लस C4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z4G प्लस Q इज इक्वल टू H1 प्लस C1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z1G प्लस W, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये सारी चीज़ें सेम है, सभी को पता है। तो H4 प्लस Q इज इक्वल टू H1 प्लस W, इतना बच गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इवेपोरेटर में हमें वर्क नहीं मिलता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो गायब हो जाएगा आपका, तो जो Q बचेगा वो आपका हो जाएगा H1 माइनस H4, ठीक है। तो Q आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, इसको Q एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, Q एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू H1 माइनस H4 बचेगा। और इवेपोरेटर ओनली हीट ट्रांसफर करेगा, वर्क ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा COP क्या होता है, COP हमारा फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड या डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, क्या मिलता है हमको, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने यहाँ पे बता ही दिया है, क्या है,
H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट हमको कहाँ मिल रहा था, कंडेंसर में मिल रहा था, सॉरी कंप्रेसर में मिल रहा था वर्क इन जो हमारा था, तो वो जो कंप्रेसर में मिल रहा था वो हमारा क्या था, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। ठीक है, ये चीज़ मिल रही थी, मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, जो हम कंप्रेसर के लिए निकाले थे। ठीक है, आपका H2 माइनस H1, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। दोनों का क्लियर हो गया कि वर्क हमको कहाँ मिल रहा था और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको कहाँ मिल रहा था, 1 है ये। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल आया किसके लिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर की है, एक स्टेप बाय स्टेप में न्यूमेरिकल फॉर्म में कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, डायरेक्ट मैंने पुट नहीं किया। तो गाइज थोड़ी थ्योरी भी बताइए, ये गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।